हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विथ मसूद सर। आज हम ग्रामर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसको हम सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट कहते हैं, या फिर अगर हम सीबीएसई के सिलेबस के अकॉर्डिंग हम देखें तो उस सीबीएसई के सिलेबस में उसको हम सब्जेक्ट वर्ब कंकॉर्ड कहते हैं। दोनों एक ही चीज़ें होती हैं, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट या सब्जेक्ट वर्ब कंकॉर्ड। ये क्लास 9th और क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। क्लास 10th में हर साल इससे कुछ ना कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 2-3 क्वेश्चंस रहते हैं। और क्लास 9th में भी आपका अगर जो स्कूल के एग्ज़ाम होते होंगे उसमें भी इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो क्या होता है ये सब हम जानेंगे। इस पूरे वीडियो को आप देखते रहिए, अच्छे से हम समझेंगे, विथ लॉजिक समझेंगे। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट होता क्या है। सब्जेक्ट वर्ब, जिसको हम सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड या फिर सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट भी बोलते हैं। तो अब से अगर मैं आपको बोलूं सब्जेक्ट SVA तो आप समझ जाएंगे सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट की या सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड की बात हो रही है, क्योंकि ग्रामर में हम इसको शॉर्ट में SVA कहते हैं, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। तो नाम से ही, पहले नाम को ही हम समझते हैं। एस सब्जेक्ट, आप जानते हैं हर सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है, हर सेंटेंस में हर वर्ब का एक सब्जेक्ट होता ही होता है, और बिना वर्ब का कोई सेंटेंस हो ही नहीं सकता है। इंग्लिश लैंग्वेज में कोई भी ऐसा सेंटेंस नहीं है जिसमें वर्ब नहीं हो। तो इन दोनों के बीच में ना एक अग्रीमेंट है, एक समझौता है, उसी को हम सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट कहते हैं। और वो अग्रीमेंट क्या है, वो अग्रीमेंट यहाँ पर लिखा हुआ है, ये आप देख सकते हैं। इफ ए सब्जेक्ट इज सिंगुलर इट्स वर्ब मस्ट ऑल्सो बी सिंगुलर। अगर कोई सब्जेक्ट सिंगुलर है, एक वचन है, तो उसका वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए। और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए, बहुवचन होना चाहिए। तो सर आप बोलेंगे सर सब्जेक्ट तो सिंगुलर प्लूरल समझ में आता है, क्योंकि सब्जेक्ट क्या होते हैं, नाउन या प्रोनाउन सब्जेक्ट बनते हैं, तो वो तो सिंगुलर और प्लूरल हम समझते हैं। लेकिन वर्ब कैसे सिंगुलर और प्लूरल होता है, तो ये भी हम आगे अभी जस्ट इसके नेक्स्ट स्लाइड में हम वर्ब को समझेंगे कि वो कैसे सिंगुलर और प्लूरल होते हैं। उससे पहले कुछ बातें हम करते हैं। आप यहाँ पर 3 सेंटेंसेस मैंने लिखा है, ये तीनों गलत सेंटेंसेस है, आप देख सकते हैं यहाँ रेड में मैंने मार्क किया है। ये गलत क्यों है? गलत इसलिए हैं क्योंकि इसमें ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, आप देख सकते हैं, ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, दे प्लूरल सब्जेक्ट है, और वी प्लूरल सब्जेक्ट है। और वर्ब कैसा हमने लगाया है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आर प्लूरल वर्ब लगाया है, प्लूरल सब्जेक्ट दे के साथ मैंने हैज सिंगुलर वर्ब लगाया है, और प्लूरल सब्जेक्ट वी के साथ हमने हैज सिंगुलर वर्ब लगाया है। तो ये तो अग्रीमेंट की, इस अग्रीमेंट की तो बात हमने नहीं की थी, ये अग्रीमेंट हुआ भी नहीं था सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में। अग्रीमेंट तो ये था कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो वर्ब को सिंगुलर होना पड़ेगा, सब्जेक्ट अगर प्लूरल होगा तो वर्ब को प्लूरल होना पड़ेगा, सब्जेक्ट अगर प्लूरल होगा तो वर्ब को प्लूरल होना पड़ेगा। तो ये तो हमारे तीनों सेंटेंस ग्रामेटिकली गलत हो गए। तो फिर इसको सही कैसे करेंगे सर? तो सही ऐसे करेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट ही है, सिंगुलर वर्ब इज लगा देंगे, प्लूरल सब्जेक्ट दे है, वे लोग, प्लूरल वर्ब हैव लगा देंगे, प्लूरल सब्जेक्ट वी है, हम लोग, प्लूरल वर्ब हैव लगा देंगे। इसको हमने सही कर दिया। तो ये तीनों सेंटेंसेस यहाँ पर सही करके मैंने लिख दिया है। लेकिन ये इतना आसान नहीं होता है जितना आप देख रहे हैं कि ही, शी, इट, दे, वी ऐसे करके आपको एग्जाम में क्वेश्चंस दे दिए जाएंगे। इतनी आसानी से नहीं देते हैं, थोड़ा ट्रिकी बनाया जाता है इसको। एक एग्जांपल आप यहाँ भी देख सकते हैं, ये वाला एग्जांपल, सीता अलॉन्ग विथ हर पेरेंट्स, वर्ब है इज या आर, गोइंग ऑन ए वेकेशन, एक वेकेशन पर जा रही है अपने पेरेंट्स के साथ। अब जैसे ही मैंने यहाँ अलॉन्ग विथ हर पेरेंट्स लगाया ना, आपके दिमाग में खलबली शुरू हो गई कि अच्छा 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 अच्छा, अब यहाँ पर पेरेंट्स को सब्जेक्ट माने, सीता को सब्जेक्ट माने, या सीता प्लस पेरेंट्स दोनों को सब्जेक्ट मान लें। क्या करना होगा सर, क्या इसके बारे में रूलिंग्स हैं? तो रूलिंग के बारे में तो हम आगे देखेंगे, बहुत अच्छे से उसको विथ लॉजिक समझेंगे। और विथ लॉजिक हम इसलिए समझेंगे क्योंकि लॉजिक से जब आप किसी चीज़ को समझते हैं ना, तो वो चीज़ याद हो जाती है, आपको आपके दिमाग में सेट हो जाती है। लॉजिक से आप किसी चीज़ को समझेंगे। लेकिन अगर मैं यहाँ पर ये बता दूं कि जब भी अलॉन्ग विथ आए तो उसके बाद का जो नाउन होगा वो सब्जेक्ट नहीं होगा, उसके पहले का नाउन सब्जेक्ट होगा, बस मैंने इतना बता दिया। क्यों होगा ये नहीं बताया मैंने, तो आपको रटना पड़ेगा। और रट के आप हो सकता है भूल जाएंगे, कुछ ही दिन में, कुछ ही टाइम के बाद भूल जाएंगे। तो मैं ये नहीं चाहता हूँ कि आप भूलें, आपको अच्छे से लॉजिक से मैं समझाऊंगा कि आपको हमेशा के लिए वो याद हो जाए चीज़ें।
तो अभी तो मैं इसका लॉजिक नहीं समझाऊंगा, इसका मैंने एक अलग स्लाइड आगे वीडियो के अगले पोर्शन में है। अभी बस ये मैं इसका आंसर बताऊंगा कि पेरेंट्स यहाँ रियल सब्जेक्ट नहीं है, सीता यहाँ पर रियल सब्जेक्ट है, और सीता क्योंकि सिंगुलर है तो इसके हिसाब से हम सिंगुलर वर्ब इज को यूज़ करेंगे। भले ही आपको सुनने में कितना ही अटपटा लगे कि सीता अलॉन्ग विथ हर पेरेंट्स इज गोइंग ऑन अ वेकेशन, सर गलत है, ये गलत लग रहा है, मतलब अंदर से ही आ रहा है कि गलत है, ये अंदर से आने से कुछ नहीं होता है, जो ग्रामेटिकली सही है वो सही है। तो यहाँ पर सिंगुलर वर्ब इज होगा। अब क्यों होगा इसके पीछे की लॉजिक हम आगे देखेंगे। चलिए, मैंने आपको बोला था कि हम वर्ब का कैसे सिंगुलर और प्लूरल होते हैं वो देखेंगे। नाउन को सिंगुलर और प्लूरल बनाना तो आप सब जानते होंगे, बहुत अच्छे से जानते होंगे कि नाउन सिंगुलर और प्लूरल कैसे होते हैं। बेंच यहाँ नाउन है, आप देख सकते हैं, तो उसको मैंने प्लूरल बनाया कैसे, ई एस लगा के। नाउन को हम सिंगुलर या प्लूरल कैसे बनाते हैं, एस या ई एस लगा के बनाते हैं। चेयर सिंगुलर था, उसको मैंने चेयर्स कर दिया प्लूरल। पेन सिंगुलर था, उसको मैंने पेन्स कर दिया प्लूरल। गर्ल सिंगुलर था, उसको मैंने गर्ल्स एस लगा के प्लूरल बना दिया। वॉल सिंगुलर था, उसको वॉल्स एस लगा के प्लूरल बना दिया। बुक सिंगुलर था, उसको बुक्स लगा के प्लूरल बना दिया। ये नाउन की बात है। नाउन को हम जब भी सिंगुलर से प्लूरल में ले जाते हैं तो एस या ई एस लगा देते हैं। वर्ब में बिल्कुल ऑपोजिट हो जाता है, एकदम ऑपोजिट। वर्ब का जो बेस फॉर्म होता है, जिसको हम V1 कहते हैं, वो हमेशा प्लूरल होता है। विदाउट एस ई एस वाला जो फॉर्म होता है वो हमेशा प्लूरल होता है। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ मैंने वर्ब्स लिख रखे हैं। प्ले प्लूरल है, अगर इसको सिंगुलर बनाना है ना तो इसमें एस लगाना पड़ेगा, प्लेज करना पड़ेगा। वॉक प्लूरल है, इसको सिंगुलर बनाने के लिए वॉक्स करना पड़ेगा। स्लीप को स्लीप्स करना पड़ेगा सिंगुलर बनाने के लिए। रन अपने आप में V1 में प्लूरल है, तो इसको सिंगुलर बनाने के लिए रन्स करना पड़ेगा। जंप विद बेस फॉर्म में प्लूरल है, इसको सिंगुलर बनाने के लिए जंप्स करना पड़ेगा। लाफ भी प्लूरल है, V1 है, तो इसको सिंगुलर बनाने के लिए एस लगा के लाफ्स करना पड़ेगा। तो आप देख रहे हैं ना, आप एक बार इस टेबल को पॉज करिए, वीडियो को, टेबल को अच्छे से देखिए कि नाउन में कैसे सिंगुलर से हम प्लूरल जा रहे हैं और वर्ब में हम कैसे सिंगुलर से प्लूरल जा रहे हैं। ये आप अच्छे से देख लीजिए। ये यहाँ पर एकदम दिमाग में आपको सेट कर लेना होगा कि नाउन का सिंगुलर और प्लूरल कैसे बनाते हैं और वर्ब का सिंगुलर से प्लूरल या प्लूरल से सिंगुलर कैसे बनाते हैं, क्योंकि ये पूरे वीडियो में, आने वाली वीडियो में ये हमें ज़रूरत पड़ेगी। चलिए अब शुरू करते हैं हम लोग नेक्स्ट पोर्शन इस चीज़ का। यहाँ पर आप एक सेंटेंस देख सकते हैं, द बॉयज ऑफ दिस स्कूल इज आर, आपको सेलेक्ट करना है वर्ब, हार्ड वर्किंग, बहुत मेहनती हैं, बहुत हार्ड काम करते हैं, हार्ड वर्किंग हैं। अब आपको मैं बोलूँगा इसमें इज़ या आर में से कोई एक वर्ब आप लगाइए। तो आप बोलेंगे सर बस बहुत आसान है, स्कूल सिंगुलर है, इज़ सिंगुलर वर्ब लगा दिया मैंने। जैसे ही आपने इज़ लगाया, स्कूल को देख के गलत हो गया, आपका एक नंबर गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर स्कूल रियल सब्जेक्ट है ही नहीं, रियल सब्जेक्ट यहाँ बॉयज़ है। अब क्यों बॉयज़ रियल सब्जेक्ट है और स्कूल रियल सब्जेक्ट नहीं है, ये हम जानने के लिए यहाँ पर आते हैं। प्रीपोजिशंस आपने पढ़ा होगा, प्रीपोजिशंस आपने जूनियर क्लास में पढ़ा होगा, ऑन, इन, एट, ओवर, ये सब जो वर्ड्स मैंने यहाँ लिखा है आप पढ़ सकते हैं। विथ, लाइक, अनलाइक, अंडर, एक्सेप्ट, बट, बिलो, इनटू, ये सारे और भी कुछ वर्ड्स, यहाँ तो कुछ ही वर्ड्स मैंने लिखा है, ये सब प्रीपोजिशन होते हैं। इनका बेसिक काम, बेसिक में अगर बताऊं तो बेसिक काम होता है सेंटेंस में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को ऐड करना, जोड़ना। कुछ एग्जाम्पल मैं देना चाहता हूँ, यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या कह रहा हूँ। आई वॉन्ट टू गो, मैं जाना चाहता हूँ, इतना ही मैंने बोला, लेकिन इसी में आई वॉन्ट टू गो में मुझे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को ऐड करना है। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड करना है, आई वॉन्ट टू गो टू पटना, मुझे पटना जाना है, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड करना था। कहाँ जाना है? पटना। तो मैंने क्या किया कि एक प्रीपोजिशन टू को यूज़ किया और उसके बाद एक नाउन पटना लगा दिया, जिससे मुझे पता चल गया कि कहाँ जाना है, टू पटना, पटना जाना है। मुझे लगा कि नहीं, इसमें और कुछ इन्फॉर्मेशन इस सेंटेंस में मुझे ऐड करना है, करने की ज़रूरत है। तो आई वॉन्ट टू गो टू पटना तो ऑलरेडी था, किस दिन जाना है ये वाला इन्फॉर्मेशन मुझे ऐड करना था। तो मैंने ऑन प्रीपोजिशन यूज़ कर लिया यहाँ पे, और ऑन प्रीपोजिशन के बाद फिर से एक नाउन लगा दिया, संडे। कब जाना है? संडे को जाना है। मुझे लगा कि नहीं, और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड करने की ज़रूरत है। ये बहुत बेसिक बता रहा हूँ प्रीपोजिशन का जो काम होता है। आई वॉन्ट टू गो टू पटना ऑन संडे, इसमें और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड करना था, किस लिए जाना है मुझे, पर्पज़, फॉर ए मीटिंग। यहाँ फिर से मैंने एक फॉर प्रीपोजिशन लगाया और उसके बाद एक मीटिंग नाउन लगा दिया, तो एक मीटिंग के लिए जा रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि प्रीपोजिशंस को हम यूज़ करके सेंटेंस में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। चलिए इतनी बात तो समझ में आ गई।
अब इसको कहते क्या है ये समझेंगे। तो प्रीपोजिशन आप यहाँ देख सकते हैं, टू प्रीपोजिशन है और पटना नाउन है। यहाँ प्रोनाउन भी हो सकता है, नाउन या प्रोनाउन दोनों में से कोई भी एक हो सकते हैं। तो ये जो प्रीपोजिशन प्लस नाउन या प्रोनाउन का जो स्ट्रक्चर ये जो बना, जिसको मैंने यहाँ पर घेर के रखा है, इसको हम कहते हैं प्रीपोजिशनल फ्रेज। ओके, ये प्रीपोजिशन प्लस नाउन और प्रोनाउन प्रीपोजिशनल फ्रेज कहलाता है। अगर इस सेंटेंस में मैं ये बात करूं तो ये भी प्रीपोजिशनल फ्रेज है और ये भी प्रीपोजिशनल फ्रेज है। अच्छा ठीक है, प्रीपोजिशनल फ्रेज आप समझ गए। प्रीपोजिशन प्लस नाउन या प्रोनाउन का जो स्ट्रक्चर है वो प्रीपोजिशनल फ्रेज कहलाया। लेकिन जो नाउन है, प्रीपोजिशन के बाद जो नाउन या प्रोनाउन आ रहा है, यहाँ पर देखिए फॉर प्रीपोजिशन के बाद मीटिंग आ रहा है, इस नाउन को क्या बोलते हैं या इस प्रोनाउन को क्या बोलेंगे? अगर यहाँ प्रोनाउन होता तो इसको क्या बोलेंगे? तो इस नाउन या प्रोनाउन को हम प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बोलते हैं। प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट कह लीजिए या प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कह लीजिए। किसका ऑब्जेक्ट बन गया ये? प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। कौन से? फॉर प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट में पूछूं तो मीटिंग, यहाँ पर ऑन प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट में पूछूं तो संडे, टू प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट में पूछूं तो पटना। तो आपको ये दो बातें यहाँ क्लियर हो गई। प्रीपोजिशन प्लस नाउन या प्रोनाउन का जो एक पूरा स्ट्रक्चर बना उसको हम प्रीपोजिशनल फ्रेज कह रहे हैं, और प्रीपोजिशन के बाद आने वाले नाउन या प्रोनाउन को हम उस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कह रहे हैं, क्योंकि वो उस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन जा रहा है। ये दो चीज़ें आप क्लियर हो गई। चलिए अब मुझे ये बताइए कि मैंने आपको बोला कि आप अपना होमवर्क कर लीजिए। मैंने आपको बोला या मैंने अपने किसी भाई को बोला कि जाओ तुम अपना होमवर्क करो। वो बैठ गया बेचारा होमवर्क करने। तुरंत ही मैंने बोला कि तुम चलो होमवर्क तो करते ही रहो, साथ में जाके मार्केट से दो चार सामान भी ले आओ। तो क्या ये दोनों पॉसिबल है कि एक फंक्शन मैंने उसको दे दिया, एक काम करने के लिए दे दिया, एक वर्क मैंने दे दिया और फिर उसी टाइम मैंने उसको दूसरा वर्क दे दिया, बोला कि अब दोनों तुमको साथ में करना होगा, एक के बाद एक नहीं करना है, साथ में ही दोनों काम करना है। क्या वो काम हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर मैं समझाने के लिए ये आपको कोशिश कर रहा हूँ कि जब भी कोई नाउन या प्रोनाउन प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन जाता है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन जाता है, तो वो उस सेंटेंस में कभी सब्जेक्ट बनने का काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि ऑलरेडी मैंने उसको एक फंक्शन असाइन कर दिया है, एक फंक्शन दे दिया है। अब आते हैं इस पे आते हैं क्यों इसमें बॉयज़ जो है वो रियल सब्जेक्ट है, स्कूल रियल सब्जेक्ट नहीं है। क्यों नहीं है आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब मुझे लगता है बिना मुझे मेरे बताए आप समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पर स्कूल रियल सब्जेक्ट क्यों नहीं है। फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। ऑफ प्रीपोजिशन आ रहा है यहाँ पर, और ऑफ प्रीपोजिशन का यहाँ पर ऑब्जेक्ट आ रहा है। ये नाउन है, स्कूल एक नाउन है और ये ऑफ एक प्रीपोजिशन है। तो ऑफ प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन गया स्कूल नाउन, और ये पूरा स्ट्रक्चर क्या हो गया? प्रीपोजिशनल फ्रेज कहलाया। अब स्कूल जब ऑलरेडी ऑब्जेक्ट बन चुका है ऑफ प्रीपोजिशन का, तो क्या इसी स्कूल को उसी टाइम हम दूसरा काम दे सकते हैं? क्या बोल सकते हैं कि नहीं अब तुम ऑब्जेक्ट भी बने रहो और यहाँ पर जो वर्ब है या फिर इस सेंटेंस का सब्जेक्ट भी बन जाओ? नहीं पॉसिबल है। मैंने अभी आपको बताया कि एक बार में कोई भी वर्ड एक फंक्शन ही करता है। अच्छा, तो फिर क्या होगा? तो फिर यहाँ पर एक वर्ड, अकेला वर्ड बचा रह गया जो कि नाउन है, और नाउन या प्रोनाउन ही सब्जेक्ट बनते हैं। ये बात आपको पता होगी। अगर नहीं पता है तो फिर आज पता कर लीजिए कि नाउन या प्रोनाउन ही सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनने का काम करते हैं। तो ये अकेला नाउन यहाँ बॉयज़ बचा रह गया, तो ये अब क्या काम करेगा? सब्जेक्ट बनने का काम करेगा। और ये कैसा सब्जेक्ट है? बॉयज़ आप देख सकते हैं ये प्लूरल सब्जेक्ट है, बॉयज़ प्लूरल सब्जेक्ट है, यहाँ पर एस लगा हुआ है। तो जब ये प्लूरल सब्जेक्ट है तो मैंने पहले ही बताया था सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल होगा, और सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगा। यही तो अग्रीमेंट हुआ था ना, यही तो बात हुई थी हमारे सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में, सबसे पहला अग्रीमेंट। तो ये बात मुझे लगता है अब आपको क्लियर हो गई होगी कि यहाँ पर इज क्यों नहीं आएगा और आर क्यों आएगा, क्योंकि बॉयज़ यहाँ रियल सब्जेक्ट है और प्लूरल है, इसलिए हम यहाँ पर आर प्लूरल वर्ब लगाएंगे। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया है, लगता है कि आपको फिर से समझने की ज़रूरत है, तो आप वीडियो को पीछे कर लीजिए और इसको फिर से अच्छे से देखिए, और उसके बाद भी अगर नहीं समझ में आए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं कि सर नहीं समझ में आया या ये डाउट है, उसमें पर्टिकुलर डाउट है। मैं उसको आपको कोशिश करूँगा बताने की। ये चीज़ भी आप याद रखिएगा, ये भी आगे आने वाले टाइम में, आने वाले
पूरे वीडियो में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है, अच्छे से इसको समझते जाइएगा, इसको मिस मत कीजिएगा। अब देखिए, इसी से कुछ एरर्स आते हैं, इसी ये जो कॉन्सेप्ट जस्ट अभी हमने पढ़ा, इसी से कुछ एरर आते हैं जिसका फैंसी नाम हम कह लें, बहुत हाई फाई नाम जिसको हम कहते हैं, उसको हम एरर ऑफ प्रॉक्सिमिटी कहते हैं। प्रॉक्सिमिटी मतलब होता है नियरनेस, नज़दीकी का एरर। अक्सर क्या होता है ना, बच्चे देखते हैं जो भी नज़दीक में नाउन या प्रोनाउन होता है ना, उसके अकॉर्डिंग वो वर्ब लगा देते हैं और वहीं वो गलती कर देते हैं। चलिए, एरर ऑफ प्रॉक्सिमिटी क्या होता है हम देखेंगे। फर्स्ट सेंटेंस को हम देखिए, द वाटर ऑफ दीज रिवर्स। आपको ऑप्शन मिला इज आर में से कोई एक वर्ब चूज करना है। अब सीधी सी बात बताइए, अभी अभी जस्ट जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा, यहाँ रिवर्स क्या है? इस प्रीपोजिशन ऑफ प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। अब जब ऑफ प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट ये रिवर्स बन गया तो क्या ये सब्जेक्ट बनेगा? नहीं बनेगा। सब्जेक्ट फिर क्या हो गया? वाटर हो गया। अब जो वाटर सब्जेक्ट है, और वाटर क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है, वाटर मटेरियल नाउन है और मटेरियल नाउन को हम सिंगुलर ट्रीट करते हैं, तो वाटर सिंगुलर है और रिवर्स प्लूरल है, लेकिन रिवर्स तो सब्जेक्ट है ही नहीं, सब्जेक्ट नहीं है, वाटर सब्जेक्ट है रियल। तो वाटर के अकॉर्डिंग हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में यही पढ़ा था कि जो रियल सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग आप सब्जेक्ट वर्ब लगा दीजिए। तो वाटर जब यहाँ पर रियल सब्जेक्ट है तो वाटर सिंगुलर है, उसके अकॉर्डिंग हम कैसा वर्ब लगा देंगे? इज वर्ब लगा देंगे। द वाटर ऑफ दीज रिवर्स इज डर्टी। अब इसको एरर ऑफ प्रॉक्सिमिटी क्यों कहते हैं? बहुत सारे बच्चे इसमें सीधा सीधा देखेंगे ना कि यहाँ पर रिवर्स है, प्लूरल है, एस लगा हुआ है, प्लूरल है, बस 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 आर लगा दो, आर लगा के आ जाओ, भागो एकदम, टिक मारो और निकलो वहां से। गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वर्ब के प्रॉक्सिमिटी में, नज़दीक में जो नाउन है, कोई ज़रूरी नहीं कि वो नाउन ही उस सेंटेंस का सब्जेक्ट हो या उस वर्ब का सब्जेक्ट हो, कोई ज़रूरी नहीं है ये बात। तो जब है ही नहीं रिवर्स सब्जेक्ट, तो फिर आपने इसके अकॉर्डिंग वर्ब कैसे लगा दिया? सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब लगेगा ना, तो ये तो सब्जेक्ट है ही नहीं, ये तो ऑफ प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन गया है। तो इसीलिए हम रियल सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करेंगे, वाटर। वाटर यहाँ रियल सब्जेक्ट है जो कि सिंगुलर है, और सिंगुलर होने के लिए हम यहाँ पर इज यूज करेंगे। सेम कॉन्सेप्ट ये बाकी सारे सेंटेंसेस पे अप्लाई हो रहा है। मैं ये कहूँगा कि मैंने आपको समझा दिया, बहुत अच्छे समझाया, फर्स्ट सेंटेंस समझाया, पूरा कॉन्सेप्ट समझाया। आप वीडियो को यहाँ पर पॉज कर लीजिए, पॉज करके खुद से बाकी जो जितने भी सेंटेंसेस हैं खुद से देखिए एक बार, और समझने की कोशिश कीजिए कि इसमें रियल सब्जेक्ट कौन है, प्रीपोजिशन कहाँ है, और प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कहाँ है, और उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगा के देखिए। यहाँ पर पॉज कीजिए वीडियो को। अगर ये आपने खुद से कर लिया तो समझ लीजिए कि आप बहुत अच्छे से समझते जा रहे हैं पूरा कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पर थर्ड सेंटेंस में देखिए, बंच ऑफ ग्रेप्स। आपको देखने में यहाँ ग्रेप्स प्लूरल लग रहा है, और बहुत सारे बच्चे एरर ऑफ प्रॉक्सिमिटी कर देंगे, प्लूरल है तो यहाँ प्लूरल लगा देंगे, लेकिन नहीं, ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि ग्रेप्स यहाँ पर ऑफ प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन जा रहा है, रियल सब्जेक्ट यहाँ बंच है, और बंच क्योंकि एक कलेक्टिव नाउन है, और कलेक्टिव नाउन को हम सिंगुलर ट्रीट करते हैं, एक यूनिट की तरह ट्रीट करते हैं, कलेक्शन, किसी चीज़ के कलेक्शन को हम अभी आने वाले स्लाइड्स में हम ये देखेंगे भी। तो बंच यहाँ पर कलेक्टिव नाउन है, और क्योंकि ये सिंगुलर है, बंचेस तो है नहीं, अगर ऐसा होता बंचेस होता तो वो प्लूरल होता, लेकिन बंचेस तो है नहीं, बंच है, सिंगुलर है, इसीलिए हम यहाँ पर इज सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। द बंच ऑफ ग्रेप्स इज सावर। आपको सुनने में बहुत अजीब लगेगा अभी, लेकिन यही सही है। वैसे ही द ऑफिसर्स ऑफ दिस स्टेट। स्टेट यहाँ पर तो रियल सब्जेक्ट है नहीं, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन गया है। ऑफिसर्स यहाँ रियल सब्जेक्ट है जो कि एस लगा के प्लूरल बना हुआ है, और प्लूरल बना हुआ है इसलिए हम यहाँ पर आर यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। द ऑफिसर्स ऑफ दिस स्टेट आर करप्ट। चलिए, अभी जैसे हमने ना सिंगल वर्ड्स प्रीपोजिशन देखा कि एक एक वर्ड के प्रीपोजिशन होते थे, ऑन, इन, एट, अंडर, बिलो, कुछ जैसे अभी यहाँ पर हम देखा, ये सब आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये सब सिंगल वर्ड प्रीपोजिशन है ये सब। लेकिन कुछ ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी होते हैं जो प्रीपोजिशन तो नहीं होते हैं, प्रीपोजिशन नहीं है। यहाँ पर मैंने जितने भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स लिखे हैं ये सब प्रीपोजिशन नहीं है, लेकिन प्रीपोजिशन की तरह काम करते हैं, फंक्शन जरूर प्रीपोजिशन की तरह है इनका। अब कैसे प्रीपोजिशन की तरह फंक्शन है? क्योंकि ये भी सेंटेंस में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड करने का काम करते हैं। एज वेल एज, याद रखिएगा, एज वेल एज, अलॉन्ग विथ, टुगेदर विथ, इन एडिशन टू, विथ तो प्रीपोजिशन है, इन एडिशन टू, अकम्पनीड बाई, इंक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग, ये सारे प्रीपोजिशन की तरह फंक्शन करते हैं, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड करने का काम करते हैं। तो जब भी सेंटेंस में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड करने का काम करेंगे तो फिर अब देख लीजिए यहाँ पर, द प्रिंसिपल एज वेल एज द टीचर्स। एज वेल एज यहाँ पर है
द टीचर्स। टीचर्स क्या हो गया, इसका ऑब्जेक्ट बन गया। जब टीचर्स ऑब्जेक्ट बन गया इस फ्रेज का, तो फिर ये सब्जेक्ट नहीं बन पाएगा, और जब सब्जेक्ट नहीं बन पाएगा तो प्रिंसिपल क्या सब्जेक्ट बनेगा ना यहाँ पर। जब प्रिंसिपल सब्जेक्ट बनेगा, और प्रिंसिपल कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, एस तो लगा हुआ है नहीं, तो जब रियल सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम यहाँ पर इज यूज करेंगे, वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। बीच में आप भले ही देख रहे हैं कि यहाँ टीचर्स है, लेकिन टीचर्स क्या है, ये रियल सब्जेक्ट थोड़ी है, ये तो इस फ्रेज का ऑब्जेक्ट बन जा रहा है, तो ये तो सब्जेक्ट है ही नहीं, तो टीचर्स के अकॉर्डिंग हम वर्ब नहीं लगाएंगे। सेम वे में द कैप्टन अलॉन्ग विथ हिज टीममेट्स, कैप्टन अपने टीममेट्स के साथ वेलकम किया गया उनका एयरपोर्ट पर, लेकिन यहाँ पर मैंने लगा दिया अलॉन्ग विथ, अलॉन्ग विथ उसके बाद टीममेट्स। अब टीममेट्स भले ही प्लूरल है, लेकिन इस फ्रेज का ये ऑब्जेक्ट है। अब इस फ्रेज का ऑब्जेक्ट है तो ये सब्जेक्ट नहीं बनेगा, सब्जेक्ट यहाँ पर कैप्टन नाउन सब्जेक्ट बनेगा, और कैप्टन कैसा है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, वाज। तो इसका क्या आंसर हो गया, द कैप्टन विथ हिज टीममेट्स वाज वेलकम्ड एट द एयरपोर्ट। अब एक रूल कहा जाता है कि अगर दो सब्जेक्ट्स हैं, टू सब्जेक्ट्स कनेक्टेड विथ एंड, दो सब्जेक्ट हैं जो एंड से जुड़े हुए, एंड क्या है, कंजंक्शन है। कंजंक्शन क्या करता है, आमतौर पे वर्ड्स को, फ्रेजेस को जोड़ने का काम करता है, कंबाइन करने का काम करता है। तो दो सब्जेक्ट्स हैं एंड से जुड़े हुए हैं, तब हम कैसा वर्ब यूज़ करेंगे, तो उसमें जनरल रूल ये है कि प्लूरल वर्ब यूज़ होगा। क्यों यूज़ होगा, सीधी सी बात है, यहाँ पर एग्जाम्पल में आप देख लीजिए, ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, आई सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर है ना, मतलब कि ही वो लड़का, वो इंसान एक है कोई, आई मैं भी एक हूँ, दोनों सिंगुलर हैं। और एंड यहाँ पर कैसा काम कर रहा है, प्लस, जोड़ने का काम कर रहा है। तो 1 + 1 मैथ में क्या हो जाता है, 2 हो जाता है, और 2 क्या हो गया, प्लूरल हो गया। जब भी 1 से ज़्यादा कोई चीज़ें होती हैं तो प्लूरल हो जाता है। तो अब एक सीधी सी बात बताइए यहाँ पर कि ही एंड आई ये दोनों मिल के प्लूरल सब्जेक्ट बना रहे हैं, एंड से जुड़े हुए हैं, प्लूरल सब्जेक्ट बना रहे हैं, और जब प्लूरल सब्जेक्ट बना रहे हैं तो हम प्लूरल वर्ब का यूज़ करते हैं। तो जब भी दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हुए हों तो बस यही लॉजिक याद रखना है, 1 + 1 2, और 2 क्या हो जाता है, प्लूरल हो जाता है, इसलिए हम प्लूरल वर्ब को यूज़ कर लेते हैं। वैसे ही शी और ही दोनों सिंगुलर हैं, 1 + 1 2 हो गए, ये प्लूरल वर्ब हो गया। तो शी एंड ही हैव टू गो टू हॉस्पिटल। अब आप यहाँ पर ऐसा मत समझ लीजिएगा शी एंड ही, सर ही तो सिंगुलर है, ही के हिसाब से हम हैज़ लगा देंगे, नहीं, गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ दो सब्जेक्ट्स हैं, एंड से जुड़े हुए दो सब्जेक्ट्स हैं, शी एंड ही, और दोनों जब जुड़ गए तो प्लूरल बन गए। अब यहाँ पर कोई ज़रूरी नहीं है ना कि एक सिंगुलर और दोनों सिंगुलर ही हो, एक सिंगुलर और एक प्लूरल भी हो सकता था, ऐसा भी हो सकता था। अब बताइए यहाँ पर दे क्या है, प्लूरल है, ही क्या है, सिंगुलर है। तो अब सीधी सी बात है, प्लूरल को मान लीजिए 2 है, ये प्लूरल दे 2 है, और एंड प्लस साइन का काम कर रहा है, और ही सिंगुलर है 1 है, तो 2 + 1 भी तो 3 ही हो जाएगा ना, तो 3 भी तो अपने आप में प्लूरल है। तो ये मैटर नहीं करता है कि सिंगुलर दोनों तरफ हैं या एक सिंगुलर है एक प्लूरल है, दोनों सिंगुलर भी हैं और एंड से जुड़े हुए हैं तब भी वहाँ प्लूरल वर्ब लगेगा, क्योंकि 1 + 1 2 हो जाता है। और अगर एक सिंगुलर है एक प्लूरल है तब तो अपने आप में ही वो प्लूरल ही होगा, क्योंकि 2 + 1 3 + 1 सब प्लूरल ही होते हैं। मुझे लगता है ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। लेकिन इसके बाद असली खेल शुरू होता है, ये तो आसान है, ये तो आसान है। इसके बाद असली खेल शुरू ये होता है कि एक एक्सेप्शन है इसमें, एक आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि हर रूल का एक एक्सेप्शन होता है, ज़िंदगी में पढ़ा होगा कि हर रूल का एक एक्सेप्शन होता है, तो यहाँ पर क्यों नहीं एक्सेप्शन होगा। एक्सेप्शन ये है कि जब भी दो सिंगुलर नाउन्स एंड से जुड़े हुए हों, जैसे कि अभी हमने जस्ट पढ़ा, लेकिन यहाँ कंडीशन ये है, सेम पर्सन या थिंग को रेफर कर रहे हों, सेम पर्सन या थिंग को रेफर कर रहे हों, या फिर सिंगल आइडिया के बारे में बता रहे हो, या फिर दोनों जो सिंगुलर नाउन है एक साथ यूज किए जा रहे हों, मिलाकर यूज किए जा रहे हों, तब उनको हम सिंगुलर माना जाता है। ग्रामर में उनको हम सिंगुलर मानते हैं। जब भी दो सिंगुलर नाउन्स एंड से जुड़े हुए तो हों, लेकिन वो सिंगल आइडिया की बात कर रहे हों, वो दोनों साथ में यूज किए जाते हों, वो सिंगल साथ साथ हमेशा आते हों, तो हम उसको सिंगुलर ही मानते हैं। ग्रामर में उसको हम सिंगुलर मानते हैं। एग्जाम्पल हम देखेंगे, ब्रेड एंड बटर, यहाँ पर आपको दे दिया गया ऑप्शन इज या आर लगाइए, माय फेवरेट ब्रेकफास्ट। कोई कह रहा है कि ब्रेड और बटर मेरा फेवरेट ब्रेकफास्ट है,
तो अब बताइए, ब्रेकफास्ट कोई करेगा तो क्या ब्रेड को अलग खा लेगा पहले और उसके आराम से बैठ जाएगा, खा के चाय पी के बैठ जाएगा, फिर बोलेगा आधा घंटा बाद कि लाओ बटर खाते हैं? ऐसा तो होता नहीं है। ब्रेड के ऊपर बटर को अप्लाई किया जाता है, उसको गर्म किया जाता है, तब खाते हैं। साथ में ही यूज़ हो रहा है, सिंगुलर है, इसलिए हम जब खाने की बात आ रही है, ब्रेड एंड बटर को साथ में खाने की बात आ रही है, तब उसको हम सिंगुलर मानते हैं और वहाँ पर हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा ब्रेड एंड बटर इज़ माई फेवरेट ब्रेकफास्ट। वैसे ही राजमा चावल आमतौर पे हम क्या करते हैं, साथ में खाते हैं। चावल ले लेते हैं, राजमा ले लेते हैं, उसको साथ में ऐसे मिक्स करके हम खाते हैं। तो राजमा चावल भले ही दो सिंगुलर नाउन हैं, लेकिन एंड से भी जुड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी हम सिंगुलर वर्ब इज यूज करेंगे क्योंकि वो यूनिट बन जा रहे हैं, साथ में मिलके वो बन जा रहे हैं। तो रटना नहीं है, इसीलिए मैंने बोला था अगर कोई रटने वाला बच्चा होगा या फिर कोई अपने वीडियो देख लिया फॉर एग्जांपल यूट्यूब पे, जिसमें बता दिया गया कि हाँ बाबू रट लो, दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स एंड से जुड़े हुए हों तो वहाँ पर प्लूरल वर्ब लगा देना। तो आपने बोला ठीक है, वेरी गुड, ब्रेड सिंगुलर है, बटर सिंगुलर है, उसमें हम दोनों एंड से जुड़े हुए हैं, आर लगा दो। हॉर्स सिंगुलर है, कैरेट सिंगुलर है, आर लगा दो। ये गलत हो जाएगा फिर आपको, इसीलिए मैं लॉजिक से समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जब लॉजिक आप समझ लीजिएगा ना तो मिस्टेक्स के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। अब ब्रेड एंड बटर अगर सेम चीज दुकान में रखी हुई हो, कोई दुकान, किसी दुकान वाले ने ये लिख के अपनी दुकान के बाहर रखा हुआ है, अब मुझे बताइए यहां पर आप इज यूज करेंगे या आर यूज करेंगे? अपना दिमाग लगाइए। आप अगर दिमाग लगाएंगे अपना, अभी जो भी मैंने बताया उसके अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो यहां पर ना बेचने की बात हो रही है, तो क्या साथ में ही बेचा जाएगा क्या? कि जो ब्रेड खरीदने आएगा उसको बटर लेना जरूरी है, एकदम नहीं लोगे तो ब्रेड मिलेगा ही नहीं, या जो बटर लेने आएगा उसको ब्रेड लेना जरूरी है, नहीं लोगे तो नहीं मिलेगा? ऐसा तो नहीं होता है। दोनों अलग अलग जगह ब्रेड बटर आमतौर पे फ्रिज में रखते हैं, ब्रेड को बाहर रखा जाता है, अलग अलग शेल्फ्स में रखे हुए होते हैं। सिंगल यूनिट की तरह यहां पर इस सेंटेंस में ब्रेड और बटर काम नहीं कर रहे हैं। तो रट नहीं लेना है कि भाई एकदम सर ने बताया था ब्रेड एंड बटर यूनिट होता है तो हम यूनिट मार देंगे। एग्जामिनर इसी का फायदा उठाता है, आपकी अंडरस्टैंडिंग का, आपके कॉन्सेप्ट का फायदा उठाता है कि आपने कितना समझ रखा है कॉन्सेप्ट को। तो यहाँ पर ये प्लूरल हो जाएगा, ब्रेड वन हो जाएगा, बटर वन हो जाएगा और दोनों एंड से जुड़े हुए हों तो ये प्लूरल की तरह काम करेगा। यहाँ पर आर, ब्रेड एंड बटर आर सोल्ड हियर। ये कॉन्सेप्ट मुझे लगता है अब आपको समझ में आ गया होगा। तो आप देखिए यहाँ पर ये रूल ये कहता है कि अगर दो सब्जेक्ट्स एंड से जुड़े हुए हों, दो सब्जेक्ट्स यहाँ देख लीजिए, पोएट एक सब्जेक्ट है, टीचर दूसरा सब्जेक्ट है, दो सब्जेक्ट है, दोनों किससे जुड़े हुए हैं? एंड से जुड़े हुए हों, और दोनों के पहले अगर आर्टिकल हो, दोनों के पहले, दोनों सब्जेक्ट एंड से भी जुड़े हुए हों और दोनों के पहले आर्टिकल यूज हो रहा हो तो दोनों को अलग अलग सब्जेक्ट माना जाएगा। जैसे द पोएट एंड द टीचर, यहाँ पे आपको वर्ब का यूज करना है, एप्रोप्रिएट कम आ चुके हैं। इसका मतलब यहाँ पर पोएट भी एक अलग पर्सन है और टीचर भी अलग पर्सन है, दूसरा पर्सन है, दोनों अलग अलग सेपरेट पर्सन माने जाएंगे। ये आर्टिकल का रूल है। दूसरा है ये कि अगर दोनों में से सिर्फ फर्स्ट वाले के पहले आर्टिकल लगा हुआ है और दूसरे सब्जेक्ट के पहले आर्टिकल नहीं लगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे आर्टिकल नहीं है, तो वो दोनों पर्सन या दोनों थिंग एक ही सिंगल माने जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पोएट और टीचर दोनों के पहले द लगा हुआ है, और जब दोनों के पहले द लगा हुआ है यानी पोएट अलग इंसान है और टीचर दूसरा कोई इंसान है, दो लोग हैं। अब जब दो लोग अलग अलग हैं क्योंकि दोनों के पहले आर्टिकल लगा हुआ है तो ये प्लूरल माने जाएंगे, और जब प्लूरल माना जाएगा तो हम प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। वैसे ही आप देख सकते हैं सेकंड एग्जांपल में द एक्टर एंड प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर के पहले मैंने द आर्टिकल नहीं लगाया है, इसका मतलब कि एक ही इंसान है जो एक्टर भी है और वही इंसान क्या है? प्रोड्यूसर है। यानी पर्सन कितना है? एक ही है, भले ही दो नाउन एंड से जुड़े हुए जरूर हैं लेकिन पर्सन एक ही है। जब एक ही पर्सन है, यूनिट है, सिंगुलर हम मान रहे हैं तो हम सिंगुलर वर्ब नहीं यूज करेंगे क्या? बिल्कुल यूज करेंगे। तो बस इतनी सी बात है। ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, इसमें थोड़ा सा आपका दिमाग घूमेगा। ये कॉन्सेप्ट ये कहता है जब भी इनडेफिनिट नंबर हो कहीं पर, इनडेफिनिट नंबर मतलब नंबर, इनडेफिनिट नंबर या क्वांटिटी, मात्रा। इनडेफिनिट का मतलब हो गया जो डिफाइंड नहीं है, जैसे 1 2 3 4 10 15 100, ये डिफाइंड है। 100 मतलब 100, 10 मतलब 10, आपको पता है, डेफिनिट है। आई हैव 10 कार्स, मेरे पास 10 कार है, डेफिनिट मुझे पता है कितने कार है।
लेकिन कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनमें पता नहीं चल पाता है कि वो इनडेफिनिट है या वो डिफाइंड नहीं है। नंबर तो बता रहा होता है वो, लेकिन वो डिफाइंड नंबर नहीं बता रहा होता। जैसे ए लॉट ऑफ, बहुत सारे, कितने सारे, 1 2 10 15 नहीं पता। वैसे ही लॉट्स ऑफ नहीं पता। हाफ ऑफ, किस चीज का हाफ, कितने का हाफ, नंबर आपको पता थोड़ी चल रहा है, इनडेफिनिट है ये। मोस्ट ऑफ, प्लेंटी ऑफ, मोस्ट ऑफ मतलब बहुत सारे, प्लेंटी ऑफ मतलब भी बहुत सारे। सम ऑफ, कुछ, किस चीज का कुछ भाई, कितने का कुछ, आपको नहीं पता, इनडेफिनिट है। नन ऑफ, कोई भी नहीं। 2/3 ऑफ, किस नंबर का 2/3, 3/4, फ्रैक्शन है, किस चीज का 3/4, आपको नहीं पता है। तो जब भी वैसे आपके पास वर्ड्स रहे हैं जो इनडेफिनिट नंबर या क्वांटिटी की तरह फंक्शन कर रहे हैं, उसके बाद ऑफ लगा हो और उसके बाद अगर नाउन लगा हो, तब आप किसके हिसाब से वर्ब लगाएंगे। तो चलिए यहां देखते हैं। एग्जाम्पल है, हाफ ऑफ द मैंगोज इज आर रॉटन। जितने भी आम हैं उनमें से आधे सड़ चुके हैं। अब बोलेंगे सर आप तो आपने बोला था कि ऑफ एक प्रीपोजिशन होता है और उसके बाद आने वाला नाउन उसका ऑब्जेक्ट बन जाता है। मैंने बोला था, बिल्कुल बोला था। तो मैंगोज इसका ऑब्जेक्ट बन गया, यानी मैंगोज सब्जेक्ट नहीं बनेगा। सब्जेक्ट कौन बना फिर, हाफ। हाफ, हाफ सब्जेक्ट बन गया, हाफ। अब जब हाफ सब्जेक्ट बन गया तो हाफ का खुद का अपना नंबर तो है नहीं। तो आप बोलिएगा सर हाफ कैसे हम पता करें कि हाफ सिंगुलर है या हाफ प्लूरल है, कैसे पता चलेगा। आपके पास 10 पेन्स थे, 10 पेन्स थे आपके पास। अगर मैं बोलूं हाफ ऑफ द पेन्स, तब मुझे पता चलेगा ना कि अच्छा 10 पेन्स थे, हाफ ऑफ द पेन्स, जितने पेन्स थे उनका हाफ। हाफ, 10 पेन का हाफ कितना होगा, 5। और 10 पेन का हाफ जब 5 होगा तो 5 खुद भी क्या है, प्लूरल है। तो 5 प्लूरल है, तो हम प्लूरल के साथ, अच्छा बस ये मुझे ये समझाना है यहाँ पर कि हाफ का अपना कोई नंबर नहीं होता है। हाफ का जब अपना कोई नंबर नहीं है तो आप इसके अकॉर्डिंग कैसे वर्ब लगाइएगा। तो वर्ब इसके अकॉर्डिंग नहीं लगाइएगा, ये जिस नाउन को रेफर कर रहा है, जिसका हाफ है, आप उसकी तरफ नजर डालिएगा। और अगर वो प्लूरल होगा तो आप प्लूरल वर्ब यूज कर लीजिएगा। और अगर हाफ या जो भी वर्ड्स उस नाउन को रेफर कर रहे हैं अगर वो सिंगुलर होगा तो आप सिंगुलर वर्ब यूज कर लीजिएगा। क्यों ऐसा कहा मैंने, फिर से मैं एक्सप्लेन करता हूं। मान लीजिए आपके पास 6 पेन्स थे, 1 2 3 4 5 6, ये पेन्स हैं, मान लीजिए कलम है। मैं बोलूं हाफ ऑफ द पेन्स आर गुड, मतलब आधे पेन अच्छे हैं। हाफ का अपना तो नंबर है नहीं, हाफ किसका हाफ, सिंगुलर है या प्लूरल है, मुझे पता चल नहीं पा रहा है। तो जब सिंगुलर प्लूरल मुझे नहीं पता चल पा रहा है तो मैं किसकी तरफ देखूंगा, हाफ के बाद आने वाले नाउन की तरफ देखूंगा कि वो सिंगुलर है या प्लूरल है। पेन्स प्लूरल था, अच्छा इसका मतलब कि प्लूरल था यानी 2 3 4 5 6 होंगे। तो जब मान लीजिए यहाँ 6 पेन थे तो 6 का हाफ कितना हुआ, 3। अब 6 का हाफ 3 हुआ, 3 खुद भी क्या है, प्लूरल है। 3 खुद भी जब प्लूरल है तो इसका मतलब मुझे पता चल गया कि ये हाफ का नंबर क्या है, प्लूरल है। एग्जैक्ट नंबर मुझे नहीं पता चला, मुझे ये जरूर पता चल गया कि ये हाफ क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल है। तो जब हाफ ये प्लूरल है तो हम यहाँ पर हाफ ऑफ द मैंगोज, मैंगोज यहाँ प्लूरल है तो आर लगा देंगे। मान लीजिए 12 आम थे, 12 मैंगोज थे, उनमें से हाफ अगर हम कर लें तो 6, यानी ये हाफ किसको रेफर कर रहा है, 6 आम को, 6 मैंगोज को रेफर कर रहा है और 6 अपने आप में प्लूरल है, इसीलिए हम यहाँ पर आर लगा लेंगे। आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो अब कहने का मतलब मेरे ये है कि जब भी आपके पास इनडेफिनिट नंबर या क्वांटिटी हो, जैसे ये सब यहाँ पर जितना भी मैंने लिखा है, इसके अलावा और भी अगर कोई भी आ जाए जिससे एग्जैक्ट नंबर का पता ना चले, इनडेफिनिट हो, पता नहीं चले कितना है, उसके बाद ऑफ लगा हुआ हो और उसके बाद कोई नाउन लगा हुआ हो, तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगा, ये नाउन के अकॉर्डिंग आएगा। ये नाउन अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आ जाएगा, और ये नाउन अगर प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आ जाएगा। अब एग्जांपल हम लोग, हाफ ऑफ द मैंगोज प्लूरल था, हमने आर लगा दिया। हाफ ऑफ द मैंगो सिंगुलर है, हमने बताया था ना इस नाउन को देखना है, यहाँ पर इज आ जाएगा। ए लॉट ऑफ, बहुत सारे। शुगर, शुगर का अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन को हम लोग सिंगुलर की तरह ट्रीट करते हैं, शुगर सिंगुलर है, इज आ जाएगा। ए लॉट ऑफ बुक्स, बुक्स प्लूरल है तो यहाँ पर आर आ जाएगा। यहाँ पर
सम ऑफ द बॉयज, सम ऑफ के बाद ये बॉयज आया है, प्लूरल आया है, तो यहाँ पर हैव प्लूरल वर्ब आ जाएगा। बस इतनी सी बात है। अब आते हैं ए नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ पे। ए नंबर ऑफ का मतलब होता है मेनी, ए नंबर ऑफ का मतलब होता है मेनी, और द नंबर ऑफ का मतलब होता है कोई एग्जैक्ट संख्या, किसी चीज का एग्जैक्ट नंबर इंक्रीज, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इंक्रीजिंग, स्टूडेंट्स की संख्या बढ़ रही है। वो जो नंबर है स्टूडेंट्स का, वो नंबर बढ़ रहा है, ठीक है। और ए नंबर ऑफ का मतलब होता है मेनी। और जब आप मेनी कोई भी चीज होते हैं तो मेनी क्या होता है, बहुत सारे होते हैं ना, मेनी मतलब प्लूरल होता है। तो जब भी ए नंबर ऑफ के बाद कोई नाउन होगा वो प्लूरल होगा, और उसके बाद आने वाला वर्ब भी प्लूरल होगा। जैसे आप देख सकते हैं ए नंबर ऑफ यहाँ पर आया, उसके बाद यहाँ नाउन आया स्टूडेंट्स, ये नाउन कैसा है, प्लूरल है, और उसके बाद वर्ब आया प्लूरल आर, वर्ब भी ऐसे यहाँ पर क्या है, प्लूरल है। तो जब भी ए नंबर ऑफ आए आप यहाँ पर सिंपली क्या कीजिए, मेनी से उसको रिप्लेस कर दीजिए, मतलब रिप्लेस मत कीजिए, अपने दिमाग में रिप्लेस कर लीजिए कि मेनी स्टूडेंट्स आर एब्सेंट टुडे, बहुत सारे स्टूडेंट्स एब्सेंट है। जब बहुत सारे स्टूडेंट्स एब्सेंट है तो बहुत सारे का मतलब प्लूरल है, एक का मतलब सिंगुलर होता है, बहुत सारे का मतलब प्लूरल होता है। तो जब मेनी स्टूडेंट्स यानी बहुत सारे स्टूडेंट्स, ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एब्सेंट हैं, तो यहाँ प्लूरल वर्ब आप आर यूज कर लिए, ठीक। लेकिन द नंबर ऑफ जब आए, द नंबर ऑफ का मतलब होता है वो संख्या, ठीक, कोई एक संख्या। तो एक संख्या, कोई एक संख्या, आपके दिमाग में एक यूनिट का ये रेफरेंस आ रहा है कि हाँ वो संख्या, कोई एक नंबर है, कोई नंबर है जो इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। तो जब भी द नंबर आए उसको आप एक सिंगल माना कीजिए, लेकिन उसके बाद नाउन आप देखेंगे प्लूरल ही आ रहा है, वर्ब वहां पर सिंगल आएगा। तो ए नंबर ऑफ में वर्ब कैसा आया, प्लूरल आया। द नंबर ऑफ में वर्ब कैसा आया, सिंगुलर आया। क्यों सिंगुलर वर्ब आया, क्योंकि आप एक नंबर इमेजिन कर रहे हैं, बस यही फर्क है। और इससे क्वेश्चंस आते हैं, इसको ध्यान से याद रखिएगा। इसको अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो इसको रट लीजिएगा, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है रटना। मैंने आपको हिंट से भी, ट्रिक से भी बता दिया है। ए नंबर ऑफ का मतलब मेनी होता है, और द नंबर ऑफ मतलब वो एग्जैक्ट नंबर कोई होता है, कोई नंबर है, आपके दिमाग में एक यूनिट का तुरंत रेफरेंस आ जाएगा, ख्याल आ जाएगा। कलेक्टिव नाउन्स किसको कहते हैं, किसी भी चीज़ के कलेक्शन को हम एक नाम अगर दे दें, जैसे कि प्लेयर्स के कलेक्शन को मैंने टीम कह दिया, घर में जो लोग रहते हैं उनके कलेक्शन को मैंने फैमिली कह दिया, स्टूडेंट्स जो हैं स्कूल में क्लास में बैठे हुए हैं, स्टूडेंट्स के कलेक्शन को क्लास कह दिया मैंने। तो किसी भी चीज़ के कलेक्शन को जब एक अलग नाम दे देते हैं तो वो कलेक्टिव नाउन कहलाता है। और कलेक्टिव नाउन सिंगुलर होता है, कलेक्टिव नाउन सिंगुलर होता है। ये रटने वाली बात नहीं है, आप सोचिएगा, दिमाग लगाइएगा, थोड़ा सा ना समझ में आ जाएगा। सिंगुलर क्यों होता है, सिंगुलर इसलिए होता है क्योंकि यूनिट की तरह ट्रीट हो रहा है, एक टीम है, एक यूनिट की तरह खेल रही है, एक यूनिट की तरह खेल रही है ना, एक फुटबॉल टीम है, एक यूनिट की तरह खेलती है, एक टीम है। वो इंडिया की एक टीम है, पाकिस्तान की एक टीम है, अमेरिका की एक टीम है, हर कंट्री की एक एक टीम है, वो एक यूनिट की तरह काम कर रही है। एक फैमिली है, एक फैमिली, दो फैमिली, किसी गांव में 50 फैमिलीज हो सकती हैं, है ना, वो एक यूनिट की तरह काम करती है। किसी चीज़ के कलेक्शन को जब हम एक अलग नाम दे देते हैं तो वो एक यूनिट की तरह काम करता है, इसीलिए कलेक्टिव नाउन सिंगुलर होते हैं। और जब कलेक्टिव नाउन सिंगुलर होते हैं, कोई भी चीज़ सिंगुलर होती है, तो कैसा वर्ब यूज होगा, सिंगुलर वर्ब यूज होगा। तो कलेक्टिव नाउन के साथ भी हम लोग सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, बस इतना सा कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर सेकंड में देख लीजिए, द फुटबॉल टीम। अब आपके पास ऑप्शन है हैज़ और हैव में से कोई एक लगाना है। वन द मैच, फुटबॉल टीम ने मैच जीत लिया है। अब बताइए मुझे कि टीम है, यहाँ पर टीम ने मैच जीता है ना, किसी एक टीम ने मैच जीता है, भले ही उसमें 10 प्लेयर हो, 11 प्लेयर हो, 7 प्लेयर हो, नहीं, उससे मैटर नहीं करता है, वो सारे प्लेयर्स मिला के एक टीम है। तो यहाँ पर ये सिंगुलर है, टीम सिंगुलर नाउन है, और इसीलिए हैज़ यहाँ पर यूज होगा। अब आते हैं इस पे, ए बंच ऑफ ग्रेप्स। अब वही यहाँ पे आप प्रीपोजिशन वाला कॉन्सेप्ट भी आ रहा है, ऑफ प्रीपोजिशन, उसका ऑब्जेक्ट ग्रेप्स, भले ही ये प्लूरल है लेकिन ये तो सब्जेक्ट है नहीं, बंच सब्जेक्ट है। और बंच कैसा नाउन है, कलेक्टिव नाउन, किसी चीज़ का गुच्छा, बंच। और बंच खुद में जब कलेक्टिव नाउन है तो ये सिंगुलर होता है, और सिंगुलर होने के नाते ये यहाँ पर हम वॉज लगाएंगे। ए बंच ऑफ ग्रेप्स वॉज केप्ट ऑन द टेबल। ग्रेप्स के हिसाब से क्यों नहीं लगाए, क्योंकि ये तो ऑफ प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन गया है, असली सब्जेक्ट तो बंच है जो कि कलेक्टिव नाउन है। तो जब भी कलेक्टिव नाउन एक यूनिट की तरह काम कर रहा हो तो वहां पर हम सिंगुलर वर्ब का यूज कर लेते हैं। लेकिन इसमें
थोड़ा सा एक और एक्सेप्शन आ जाता है। जैसे एक एक्सेप्शन अभी हम लोग जस्ट पढ़े थे उस रूल का ब्रेड एंड बटर वाला। अब हम इसमें भी एक्सेप्शन देखते हैं। ऐसा नहीं है ना कि कोई ज़रूरी नहीं है कि हर कलेक्टिव नाउन एक यूनिट की तरह हमेशा फंक्शन कर रहा हो। कभी कभी कोई कलेक्टिव नाउन ना अलग अलग टाइप से भी फंक्शन करने लगते हैं, अलग अलग इंडिविजुअली। जितने भी उस कलेक्टिव नाउन में जितने भी मेंबर हैं वो अलग अलग तरीके से फंक्शन कर रहे हैं। जैसे एग्जांपल से समझेंगे, द जूरी। जूरी मतलब होता है कलेक्शन ऑफ जजेस, समझ लीजिए आप। जजेस के कलेक्शन को हम क्या कहते हैं? जूरी कहते हैं। अब जूरी, यहाँ सेंटेंस है द जूरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस। डिवाइडेड हैं अपने ओपिनियंस में, यानी 5 अगर जज हैं, फॉर एग्जांपल 5 जजेस हैं, या 3 ही मान लीजिए, 3 जजेस की जूरी है। इनका ओपिनियन कुछ और है, इनका ओपिनियन कुछ और है, इनका ओपिनियन कुछ और है। तीनों लोग अलग अलग टाइप का ओपिनियन दे रहे हैं। तो क्या वो एक कलेक्टिव नाउन की तरह फंक्शन कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। वो इंडिविजुअली अपना अपना अलग ओपिनियन दे रहे हैं। इनका मानना कुछ और है किसी फैसले के बारे में, इनका मानना कुछ और है, इनका मानना कुछ और है। तीनों इंडिविजुअली फोकस कर रहे हैं, इंडिविजुअली फंक्शन कर रहे हैं। हालांकि जूरी ही है, कलेक्टिव नाउन ही है, लेकिन वो इंडिविजुअली फंक्शन कर रहे हैं। तो जब अलग अलग फंक्शन कर रहे हैं ना, तो ग्रामर इसको अलग अलग ट्रीट करता है, प्लूरल ट्रीट करता है। इसीलिए मैंने बोला था कि रट्टा नहीं मारना है। जो यहाँ रट्टा मारने वाले बच्चे होंगे समझेंगे कलेक्टिव नाउन है, जूरी है, कलेक्टिव नाउन है, सीधा वहां पर सिंगुलर वॉज लगा के आ जाएंगे, लेकिन गलत हो जाएगा। यहाँ पर वॉज गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि ये अपने ओपिनियन में डिवाइडेड हैं, बटे हुए हैं। जब भी ऐसा वर्ड दिख जाए आपको, डिवाइडेड, आर्ग्यूइंग, आर्गू हो रहा है, बहसबाजी हो रही है, बहस कर रहे हैं कुछ लोग, जब भी ऐसे वर्ड्स आपको कलेक्टिव नाउन के बाद दिख जाए ना, तो समझ जाइएगा कि एग्जामिनर आपसे ये बताने की कोशिश कर रहा है कि वो एक यूनिट की तरह काम नहीं कर रहे हैं, वो अलग अलग इंडिविजुअल कैपेसिटी में काम कर रहे हैं। ठीक वैसे ही तो अब जब इंडिविजुअल कैपेसिटी में वो काम कर रहे हैं, तो जूरी जरूर है, कलेक्टिव नाउन जरूर है, लेकिन डिवाइडेड है, अपने ओपिनियंस में अपनी राय अलग अलग दे रहे हैं। तो यहां पर वॉज नहीं होके क्या होगा? वर, प्लूरल, क्योंकि ये प्लूरल की तरह फंक्शन कर रहे हैं। वैसे ही जो कमिटी है, कुछ लोगों को मिला के किसी चीज के लिए आप कमिटी बनाते हैं, लेकिन वो अपने आप में ही बहसबाजी करने लगे, आर्ग्यूइंग अमंग देमसेल्व्स, अपने आप में, ये नहीं ऐसे नहीं ऐसे होगा, ऐसे नहीं ऐसे होगा। तो वो कमिटी की तरह तो काम नहीं कर रहे हैं कि बैठा उन्होंने एक डिसीजन ले लिया, सब आर्ग्यू कर रहे थे। इसीलिए कमिटी भी यहाँ प्लूरल माना जाएगा, ग्रामर इसको प्लूरल मानेगा। इसीलिए हम यहाँ पर आर इसका सही आंसर होगा। द कमिटी आर आर्ग्यूइंग। मैंने बताया आपको डिवाइडेड, आर्ग्यूइंग, ये सब वर्ड जब आपको कलेक्टिव नाउन के साथ में दिख जाए तो आप इसके साथ प्लूरल वर्ब को यूज कर लेते हैं। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, जो ईच, एवरी, आइदर, नाइदर। आप यहाँ देख सकते हैं ये वर्ड्स आपको दिखेंगे एज सब्जेक्ट, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर और मेनी ए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ईच और एवरी की। तो ये दो ऐसे प्रोनाउंस हैं जो बात तो करते हैं सबकी, मतलब एक ग्रुप ऑफ पीपल की बात करते हैं, बहुत सारे लोगों की बात करते हैं एक साथ, लेकिन ये इंडिविजुअली बात करते हैं, एक एक करके बात करते हैं। एक ग्रुप ऑफ सबकी बात करेंगे, लेकिन एक एक करके बात करेंगे। जैसे एग्जांपल में देखिए, ईच गर्ल इज, आ रहा ऑप्शन है आपके पास, केपेबल ऑफ सिंगिंग ब्यूटीफुली। तो ये सेंटेंस ये कहने की कोशिश कर रहा है कि वहां पर गर्ल्स बहुत सारी हैं। मान लीजिए एक क्लासरूम होगा, शायद एक क्लासरूम होगा और उसमें बहुत सारी गर्ल्स बैठी हुई हैं, बहुत सारी 10-15 गर्ल्स बैठी हुई हैं। तो बात सबकी हो रही है कि सारी गर्ल्स ब्यूटीफुली सिंग कर सकती हैं, केपेबल हैं, लेकिन एक एक करके बात हो रही है, इंडिविजुअली बात हो रही है कि यहाँ पर एक एक लड़की जो है वो केपेबल है ब्यूटीफुली सिंग करने में, अच्छा गाना गाने में केपेबल है। तो यही फर्क होता है ईच और एवरी। बात सबकी करेगा एक साथ, लेकिन इंडिविजुअली करता है। और जब इंडिविजुअली बात करने की जब भी बात आती है, एक एक करके, सिंगल सिंगल करके बात करने की जब भी बात आती है, तो जाहिर सी बात है वहां पर हम सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। जहां पर भी आपको ईच दिख जाए या एवरी दिख जाए, वहां पर सिंगुलर वर्ब आएगा। बात आपके दिमाग में है ना, ये थोड़ा सा ट्रिकी लगेगा। आपको लगेगा कि सर एवरी तो मतलब, एवरी का मतलब होता है सब लोग, सब लोग। हाँ, बात सही है, सब लोग होता है, लेकिन एवरी का ये मतलब भी होता है कि एवरी, वन बाई वन, इंडिविजुअली। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस होते हैं। अगर आपने प्रोनाउन में पढ़ा होगा तो इनको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस कहा जाता है। इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूट करके, बांट के, एक एक करके बात करते हैं, सिंगल आउट करके बात करते हैं। बात पूरे भीड़ की करेंगे, बहुत सारे लोगों की करेंगे एक साथ, लेकिन इंडिविजुअली करेंगे, है ना। कहने के सेंस में फर्क होता है। जैसे कि मैं कहूँ कि आप सब अच्छे मार्क्स लाने में केपेबल हैं, ऐसे मैं कह दूं। या फिर दूसरा तरीका मेरे कहने का ये हो सकता है कि आप में से एक एक अच्छा मार्क्स लाने में केपेबल है। दोनों में फर्क हो गया ना।
हाँ, एक मैं कह रहा हूँ आप सब अच्छे मार्क्स लाने में केपेबल हैं, और दूसरा कह रहा हूँ आप एक आप में से एक अच्छा मार्क्स लाने में केपेबल है। तो मैं यहाँ दूसरे वाले सेंटेंस में एक इंडिविजुअली बात तो सबकी ही कर रहा हूँ मैं, इस आप सब अच्छे मार्क्स लाने में केपेबल हैं, लेकिन इंडिविजुअली कर रहा हूँ, वही फर्क आ जाता है। और जब भी इंडिविजुअली बात करने की बात हो तब हम वहाँ पर सिंगुलर वर्ब यूज़ करते हैं। तो ईच और एवरी वही काम करते हैं, इंडिविजुअली बात करते हैं एक एक करके। ईच गर्ल मतलब एक एक लड़की, जब ईच आ गया समझ लीजिए कि वो इंडिविजुअली बात कर रहा है, और इंडिविजुअली बात कर रहा है तो वहां पर सिंगुलर वर्ब यूज होगा। ईच गर्ल इज केपेबल ऑफ सिंगिंग ब्यूटीफुली। नेक्स्ट, एवरी मैन, सेम वही चीज है, सेम कॉन्सेप्ट। एवरी मैन हर एक आदमी, एक आदमी इस रूम में कावर्ड है, डरपोक है, इज हो जाएगा। आइदर ऑफ द गर्ल्स, अच्छा अब आइदर और नाइदर पे आते हैं। मुझे लगता है कि आपको इसका मतलब पता होगा। आइदर होता है दो चीजों में से कोई भी एक, दो में से कोई भी एक, और नाइदर होता है दो में से कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। दो चीजें आपको ऑफर की जा रही हैं या दो चीजें आपके सामने हैं, आपको दोनों में से कोई भी नहीं चाहिए, तो उसमें आप नाइदर यूज करते हैं, दो में से कोई भी नहीं। और दोनों में से कोई भी एक चलेगा, कोई भी एक चलेगा। दो बुक्स हैं आपके पास, आपसे पूछा जाए कि इन दोनों बुक्स में से कौन सा आपको चाहिए, तो आप बोलेंगे आइदर, मतलब कोई भी एक दे दो मुझे। तो आप मीनिंग से अगेन यहाँ पता चल रहा है, आइदर कोई भी एक, सिंगल की बात हो रही है। नाइदर दोनों में से कोई भी नहीं, नहीं सिंगल की बात हो रही है, एक एक करके बात हो रही है, नहीं। तो आइदर नाइदर भी जब भी आ जाए, जब भी आप सेंटेंस में आइदर नाइदर देख लें तो, और सब्जेक्ट बन रहा हो आइदर नाइदर, आप देख लीजिए यहाँ सब्जेक्ट बन रहा है, ठीक, तो आप वहां पर सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। अगेन यहाँ पर फिर से प्रीपोजिशन वाला कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। ऑफ प्रीपोजिशन है, उसका ऑब्जेक्ट गर्ल्स, और यहाँ पर भी ऑफ प्रीपोजिशन और उसका ऑब्जेक्ट बुक्स। दोनों प्लूरल हैं लेकिन दोनों सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए इसके अकॉर्डिंग हम वर्ब नहीं लगाएंगे। तो रियल सब्जेक्ट कहाँ है, आइदर है, यहाँ पर रियल सब्जेक्ट नाइदर है। तो नाइदर और आइदर रियल सब्जेक्ट, जहां भी आइदर और नाइदर सब्जेक्ट बनने का काम करे वहां पर वो सिंगुलर वर्ब आएगा। क्यों? क्योंकि मैंने अभी आपको बताया उसके सेंस, उसका मतलब क्या होता है। तो आइदर ऑफ द गर्ल्स हैज टेकन योर बुक, नाइदर ऑफ द बुक्स इज सुटेबल फॉर क्लास 9। अब मेनी ए, मेनी का मतलब तो मैंने अभी जस्ट आपको थोड़ी देर पहले वीडियो के शुरू में बताया था कि मेनी का मतलब होता है सेवरल, बहुत सारे। लेकिन यहां जब मेनी के बाद ए लग जाता है, ए आर्टिकल ए लग जाता है, ए का मतलब होता है वन, तो अगेन वही बात हो जाती है। बात सबकी हो रही होती है, पूरे भीड़ की बात हो रही होती है, बहुत सारे लोगों की बात हो रही होती है, बहुत। लेकिन स्पॉटलाइट समझ लीजिए, स्पॉटलाइट आपने देखा होगा ना, स्टेज पर स्पॉटलाइट होता है, तो स्पॉटलाइट किसी एक पे पड़ रहा है। बात सबकी हो रही है लेकिन अभी किसी एक पर स्पॉटलाइट पड़ रहा है, तो वही सिंगल वाली बात हो गई। बात सबकी करेंगे लेकिन वन बाय वन करेंगे। तो वही चीज यहां भी अप्लाई हो रहा है, ईच एवरी वाला। मेनी ए मैन, मेनी ए मैन, यह तो नाउन हो गया, और उसके बाद सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे हम, सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। वैसे ही ये कुछ वर्ड्स हैं, वन, एवरीवन, एनीवन, नो वन, समवन, नोबडी, समबडी, एवरीबडी, मतलब कि एनी, मतलब कि एनी, सम, नो, वन, है ना। इसके बाद अगर एवरी, इसके बाद आप या तो वन लगा दीजिए या बॉडी लगा दीजिए। सम के बाद भी आप वन लगा दीजिए या बॉडी लगा दीजिए। सबके साथ आप ये लगा सकते हैं। अच्छा, सुनने में अगेन एवरीवन मतलब लगेगा सब कोई, सब कोई प्लूरल होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए। लेकिन इसमें ग्रामेटिकल लॉजिक ये है कि आप देखिए वन लगा हुआ है, एनीवन, एवरीवन, वन, सबकी बात हो रही है लेकिन वन बाई वन हो रही है। सबकी बात होगी लेकिन वन बाई वन, क्योंकि वन लगा हुआ है। बॉडी मतलब भी इंडिविजुअल बॉडी, एक बॉडी, ठीक है। तो जब भी आप एनी, सम, नो, वन, एवरी, इन सब के साथ वन या बॉडी लगा हुआ देख लें, एनी वन, एवरी वन, नो वन, नो बॉडी, सम वन, सम बॉडी, एनी वन, एनी बॉडी, जब भी ऐसे देख ले तो वो भी सिंगुलर की तरह काम करते हैं। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं ना, उनके साथ वन लगा हुआ है, उनके साथ बॉडी, बॉडी मतलब एक बॉडी, एक सिंगल इंडिविजुअल, तो ये लगा हुआ है, तो आप इसके साथ भी सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। तो ये लॉजिक मैंने रटने से अच्छा है आप रट लेते हैं, एनी वन, एवरी वन, नो वन, नो बडी, इसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज होता है। तो थोड़ा सा ट्रिक मैंने बता दिया, या थोड़ा लॉजिक उसके पहले क्या है वो मैंने बता दिया। आप देख सकते हैं वन लगा हुआ है, इधर बॉडी लगा हुआ है, तो वन मतलब एक, बॉडी मतलब सिंगल इंडिविजुअल, इसीलिए हम उसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज कर रहे हैं। देख लीजिए, वन ऑफ द बॉयज, वन ऑफ द बॉयज, अगेन यहाँ प्रीपोजिशन का कॉन्सेप्ट, ऑफ प्रीपोजिशन और बॉयज उस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, यानी बॉयज सब्जेक्ट नहीं बनेगा, वन सब्जेक्ट बनेगा, और वन मतलब होता है एक, तो एक मतलब सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर वर्ब हम यूज करेंगे यहाँ पर। वन ऑफ द बॉयज वॉज एब्सेंट टुडे,
एवरीवन, अब मैंने बताया एवरीवन क्योंकि एवरी में वन लगा हुआ है, एवरी खुद में भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, उसमें आपने वन लगा दिया, सिंगुलर होगा। एवरीवन इज हैप्पी फॉर पार्टिसिपेटिंग इन द डिबेट कंपटीशन। इस पर खूब प्रैक्टिस कीजिएगा आप लोग। मैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको एक लिस्ट दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप देखिएगा। उसमें से मैं 50-60 क्वेश्चंस उसमें रहेंगे अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट से, प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चन पर डाल दूंगा मैं, उसको प्रैक्टिस कीजिएगा, आपका सारा प्रैक्टिस हो जाएगा। अब आते हैं एक और, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा ट्रिकी है लेकिन आपको मैं बहुत अच्छे से समझा दूंगा। जब भी दो नाउन्स किससे जुड़े हुए हों, या तो और से जुड़े हुए हों, या आइदर और से जुड़े हुए हों, या नाइदर नॉर से जुड़े हुए हों, तब वर्ब हम नियरेस्ट नाउन के अकॉर्डिंग लगाते हैं। यानी वर्ब के पास वाला जो नाउन है उसके हिसाब से हम वर्ब लगाएंगे। यानी वर्ब के पास अगर सिंगुलर नाउन है तो हम सिंगुलर लगा देंगे, और वर्ब के पास अगर प्लूरल नाउन है तो हम प्लूरल लगा देंगे। अब ऐसा क्यों होता है ये भी समझ लीजिए। रटने का आप अभी रट सकते हैं कि हाँ, और आइदर और नाइदर नॉर जब भी आए तो वर्ब को पास वाले नाउन के हिसाब से लगा देंगे, लेकिन थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आपको याद हो जाए। देखिए यहाँ पर आप देखिए, आइदर और से दो सब्जेक्ट्स जुड़े हुए हैं। कौन कौन से सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं आइदर और से, आप देख लीजिए। यू सब्जेक्ट 1, ही सब्जेक्ट 2, दो सब्जेक्ट हैं, और आइदर और यहाँ आप देख सकते हैं आइदर और से ये दो सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं। तो आप मुझे बताइए आइदर और का क्या मतलब होता है? या तो ये या ये, या ये। आइदर यू और ही, आइदर या तो तुम या वो, या तो तुम्हें ब्लेम करना चाहिए या उसको ब्लेम करना चाहिए। तो मुझे जब पता ही नहीं है कि कौन सा रियल सब्जेक्ट है, तुम हो कि वो है, तुमको ब्लेम किया जाए या उसको ब्लेम किया जाए, मुझे पता ही नहीं है कि रियल सब्जेक्ट कौन है, तो फिर आप किसके अकॉर्डिंग वर्ब लगाएंगे? तो उस कंडीशन में जब पता नहीं होता है कि रियल सब्जेक्ट कौन है, तो उस कंडीशन में हम बेस्ट तरीका क्या होता है, जो सुनने में अच्छा लगे या जो वर्ब के नज़दीक नाउन आए, ताकि आसानी से आप तुरंत वहाँ पे वर्ब, नाउन अगर प्लूरल है तो तुरंत आपने उसके बाद प्लूरल वर्ब लगा दिया। सुनने में भी अच्छा लग रहा है, आपको बोलने में भी आसानी होगी, ठीक, कि आपको याद रहेगा, आपको याद नहीं करना पड़ेगा कि आइदर के बाद मैंने कौन सा दूर में कौन सा सिंगुलर नाउन बोला था या प्लूरल नाउन बोला था, वो भी याद नहीं करना पड़ेगा। तो बेस्ट ये होता है जब आपको सब्जेक्ट ही नहीं पता है कि कौन सब्जेक्ट है। ये भी सब्जेक्ट हो सकता है, ये भी सब्जेक्ट हो सकता है, यू भी सब्जेक्ट हो सकता है, और ही भी सब्जेक्ट हो सकता है। जब नहीं पता है सब्जेक्ट, फिर कैसे लगाएंगे हम वर्ब? तो बेस्ट होता है ऐसे कंडीशंस में कि हम जो वर्ब के नज़दीक वाला सब्जेक्ट है, यहाँ ही नज़दीक है वर्ब के, तो ही के साथ आप जानते हैं इज लगता है, आर तो लगता नहीं है, तो आइदर यू और ही इज टू ब्लेम। मुझे लगता है ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। नाइदर द चाइल्ड, यहाँ भी देखिए नाइदर और नॉर से दो सब्जेक्ट्स जुड़े हुए हैं, चाइल्ड और पेरेंट्स, ये दो सब्जेक्ट नाइदर और नॉर से जुड़े हुए हैं। तो ना बच्चा ना उसके माँ बाप पेरेंट्स अवेयर हैं इस चीज़ के बारे में, किसी चीज़ के बारे में। तो अब पता ही नहीं है कि बच्चा अवेयर नहीं है कि माँ बाप अवेयर नहीं है, पता नहीं है कि रियल सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट चाइल्ड है या फिर सब्जेक्ट पेरेंट्स हैं, आपको नहीं पता है रियल सब्जेक्ट कौन है। तो फिर बेस्ट इस कंडीशन में क्या होता है कि वर्ब के नज़दीक वाला जो नाउन होता है उसके अकॉर्डिंग हम वर्ब लगा देते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या लगाएंगे? आर, क्योंकि पेरेंट्स कैसा है? प्लूरल है, आर है। अब कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो प्लूरल लुकिंग होते हैं, देखने में आपको ना प्लूरल लुकिंग प्रॉपर नाउन्स होते हैं और देखने में प्लूरल लगते हैं, ऐसा लगता है कि उसमें एस लगा हुआ है, प्लूरल होगा वो, उसके साथ प्लूरल वर्ब यूज़ करेंगे, लेकिन नहीं, उसके साथ हम सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे। अब क्यों? जाहिर सी बात है, बेसिक सी चीज़ है, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा समझ में आ जाएगा। यहाँ एग्जाम्पल मैंने दिया है द यूनाइटेड स्टेट्स। अब बताइए यूनाइटेड स्टेट्स देखने में आपको एस है, यहाँ स्टेट्स लगा हुआ है, प्लूरल है, लेकिन क्या है? किसी एक कंट्री का प्रॉपर नाउन है ना, एक कंट्री का नाम है यूनाइटेड स्टेट्स। इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत सारी कंट्रीज हैं उनको मिला के हमने यूनाइटेड स्टेट्स बना दिया है ना, बहुत सारी कंट्रीज का नाम है, ऐसा तो कुछ है नहीं। तो प्रॉपर नाउन है और दिखने में कैसा है? प्लूरल लुकिंग है, प्लूरल लुकिंग प्रॉपर नाउन है, एक ही कंट्री का नाम है। जब एक कंट्री का नाम है तो हम सिंगुलर यूज करेंगे, इज यूज करेंगे। वैसे ही अरेबियन नाइट्स स्टोरी बुक का नाम है, आपने सुना होगा, अरेबियन नाइट्स नाम है, एक बुक का नाम है जिसमें बहुत सारी स्टोरीज लिखी हुई हैं, अरेबियन नाइट्स। जब एक बुक का नाम है तो वहां पर भी इज यूज होगा, अरेबियन नाइट्स इज ए पॉपुलर स्टोरी बुक। मीजल्स एक बीमारी का नाम है, इज अ डेंजरस डिजीज। मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट का नाम है, इस भले ही लगा हुआ है लेकिन एक सब्जेक्ट का नाम है, इसलिए यहाँ पर इज होगा, इज हिज फेवरेट सब्जेक्ट। इकोनॉमिक्स अगेन सब्जेक्ट का नाम है, वॉज, इकोनॉमिक्स वॉज द सब्जेक्ट ही चोज फॉर हिज हायर स्टडीज। इफ अ सब्जेक्ट डिनोट्स स्पेसिफिक डिस्टेंस, टाइम, क्वांटिटी, अमाउंट और वेट, उसके साथ सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। ये भी आप रट सकते हैं, बहुत सारे टीचर्स इसको समझाते ही नहीं है,
एक्सप्लेन नहीं करते, कहते हैं बस ये ऐसे ही है रट लो, लेकिन मैं कुछ ट्रिक कुछ लॉजिक देने की कोशिश करूंगा तो आपको, ताकि आपको याद हो जाए। अगर कोई सब्जेक्ट, अगर सेंटेंस का कोई सब्जेक्ट क्या बता रहा हो, स्पेसिफिक डिस्टेंस, कोई खास दूरी बता रहा हो, 10 किलोमीटर्स, 50 किलोमीटर्स, 1000 किलोमीटर्स, टाइम बता रहा हो 10 आवर्स, 20 आवर्स, 30 आवर्स, 50 मिनट्स, क्वांटिटी बता रहा हो, मात्रा, किसी चीज़ का मात्रा बता रहा हो, 10 क्विंटल्स, 50 क्विंटल्स, 2 टन्स मात्रा, अमाउंट बता रहा हो 10 रुपीज़, 100 रुपीज़, 1000 रुपीज़, किसी चीज़ का अमाउंट, वेट व वज़न बता रहा हो 10 किलोज़, 50 किलोज़, तो उसके साथ हम सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे। क्यों यूज़ करेंगे? उल्टा लग रहा होगा आपको, सर 10 किलोमीटर्स, 10 किलोमीटर की बात हो रही है, 1 किलोमीटर की तो बात हो नहीं रही है, 10 किलोमीटर की बात हो रही है, आप सिंगुलर वर्ब क्यों लगवाना चाहते हैं? इसलिए लगवाना चाहते हैं सिंगुलर वर्ब, इसलिए लगेगा क्योंकि जब भी मैं ऐसे बोलूँगी 10 किलोमीटर्स ब्लैंक ए लॉन्ग डिस्टेंस टू वॉक, 10 किलोमीटर एक लंबी दूरी है चलने के हिसाब से। आप, मैं जब भी ये बात बोलूँ तो आप क्या इमेजिन करेंगे, अपने आपको क्या समझ में आएगा? मैं बोलूँ कि 10 किलोमीटर्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस टू वॉक, तो आपके दिमाग में क्या आएगा कि 1 बाई 1 10 किलोमीटर्स, कि 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर करके 10 किलोमीटर, नहीं, आपके दिमाग में तुरंत एक डिस्टेंस आ जाएगा 10 किलोमीटर्स। हाँ, एक स्पेसिफिक डिस्टेंस आ गया, 10 किलोमीटर की दूरी, एक डिस्टेंस आ गया आपके दिमाग में। ऐसा तो आपने नहीं सोचा कि 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर, ऐसा नहीं सोचा। तो वैसे सोचते इंडिविजुअली 1 बाई 1 सोचते कि हाँ 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर, तब वो प्लूरल माना जाता है। लेकिन यहाँ पर सेंस से भी थोड़ा समझना है आपको कि जब भी 10 किलोमीटर्स की बात हो तो एक अचानक से आपके दिमाग में आता है, एक स्पेसिफिक डिस्टेंस आ जाता है, इसलिए जब एक स्पेसिफिक डिस्टेंस आ रहा है सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। वैसे ही 100 रुपीज इज नॉट अ बिग अमाउंट फॉर अ बुक, एक बुक के लिए, किसी बुक के लिए 100 रुपये कोई बड़ा अमाउंट नहीं होता है। अब मैं 100 रुपये जब मैं बात करूं कि 100 रुपीज़, तो आप क्या एक एक रुपया थोड़ी सोच रहे हैं कि एक एक रुपया, नहीं, आप सीधा 100 रुपीज़ सोच रहे हैं कि हाँ 100 रुपीज़। आपके दिमाग में हो सकता है 100 का नोट भी चल रहा हो, नोट नहीं भी चल रहा हो, तो आपके दिमाग में एक स्पेसिफिक मनी, स्पेसिफिक अमाउंट चल रहा है, एक स्पेसिफिक अमाउंट चल रहा है जो 100 रुपीज़ है। तो जब एक स्पेसिफिक अमाउंट चल रहा है तो क्यों ना हम उसके सिंगुलर वर्ब यूज़ करें, एक सिंगुलर वाला वर्ब यूज़ कर लें। तो बस यही लॉजिक है कि जब भी आप किसी स्पेसिफिक डिस्टेंस, टाइम, क्वांटिटी, अमाउंट या वेट की बात कर रहे होते हैं, वो सब्जेक्ट बन रहा होता है। आप देख रहे हैं ना, यहाँ सब्जेक्ट बन रहे हैं ये सब सेंटेंस के। तो जब सब्जेक्ट बन रहे हैं ना, तो आप उसको इंडिविजुअली नहीं सोचते हैं। आप जब भी उसको सुनेंगे ना, तुरंत आपके दिमाग में एक सिंगल स्पेसिफिक अमाउंट, सिंगल वेट आएगा, सिंगल डिस्टेंस आएगा। और जब, क्योंकि सिंगल, जहाँ भी सिंगल आप इमेजिन कर रहे हैं, जहाँ भी सिंगल सेंस आ रहा है, मीनिंग आ रहा है, वहाँ पर आप सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं। तो ये भी याद रखना है, इस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं बोर्ड में। एक और अच्छा कॉन्सेप्ट है रिलेटिव प्रोनाउंस का। रिलेटिव प्रोनाउंस अगर आप नहीं पढ़े हैं, रिलेटिव प्रोनाउंस चैप्टर का टॉपिक है, तो कोई बात नहीं, बस आप इतना देख लीजिए कि ये जो वर्ड्स हैं, ये जो वर्ड्स हैं, ये रिलेटिव प्रोनाउंस बनने का काम करते हैं। हु, हुम, हुज, विच, दैट, हु, हुम, हुज, विच, दैट, ये रिलेटिव प्रोनाउंस बनने का काम बनते हैं। अच्छा, यहाँ पे आप देख सकते हैं हु, विच, दैट, इन सबको यूज किया है मैंने रिलेटिव प्रोनाउन को। अच्छा, रिलेटिव प्रोनाउन किसी को रेफर कर रहे होते हैं, किसी नाउन के बारे में बता रहे होते हैं। तो आप एक बात बताइए, शी इज द आर्टिस्ट, ये वही आर्टिस्ट है हु वॉज अवॉर्डेड बाई द पीएम यस्टरडे, जिसको पीएम ने कल अवार्ड दिया। तो हु यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन किस नाउन को रेफर कर रहा है? ऑब्वियसली वो आर्टिस्ट नाउन को रेफर कर रहा है, आर्टिस्ट नाउन को रेफर कर रहा है। ये वही आर्टिस्ट है जिसको, किसको, कौन आर्टिस्ट? वैसे ही यहाँ पर द मैन हु लिव नेक्स्ट डोर, जो वो लोग जो बगल में रहते हैं। तो कौन, हु, कौन, वो लोग, किसको रेफर कर रहा है? द मैन, हु, कौन, हु, वो लोग, मैन, ठीक। वैसे ही विच, द कार्स विच वर स्टोलन लास्ट वीक, वो कार्स जो चोरी की गई थी। कार्स, विच वॉट, कार्स, किसको रेफर कर रहा है? कार्स। वैसे ही दैट, आई एम रीडिंग अ बुक, एक बुक में पढ़ रहा हूं जो बहुत इंटरेस्टिंग है। जो, कौन, क्या इंटरेस्टिंग है? बुक इंटरेस्टिंग है। रिलेटिव प्रोनाउन के पहले जो नाउन आता है और जिसको वो रेफर करता है, जिसके बारे में वो बता रहा होता है कुछ, उसको, उस नाउन को हम क्या कहते हैं? एंटीसीडेंट कहते हैं, एंटीसीडेंट। तो रूल ये है कि वर्ब एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग आता है। अब हु, अब एक बात बताइए, इनका कोई अपना नंबर है क्या? हु किसको बोल रहा है? सिंगुलर है या प्लूरल है? हुम सिंगुलर है या प्लूरल है? नहीं पता। हुज सिंगुलर प्लूरल नहीं पता। विच सिंगुलर प्लूरल नहीं पता। दैट का भी नहीं पता।
जब ये इनका अपना सिंगुलर प्लूरल नहीं पता है तो इसके अकॉर्डिंग हम ये वर्ब कैसे लगाएंगे, जब खुद ही उसका अपना नंबर नहीं पता है। तो इस कंडीशन में एंटीसीडेंट को हम देखते हैं, वो रिलेटिव प्रोनाउन जिस नाउन को रेफर कर रहा होता है उस नाउन को हम देखते हैं कि वो सिंगुलर है या प्लूरल है, और उस नाउन के अकॉर्डिंग हम वर्ब को लगा देते हैं। लॉजिक समझ में आ गया है। आर्टिस्ट सिंगुलर है, एस नहीं लगा हुआ है, इसलिए यहां वॉज आ गया। मैन प्लूरल है, मैन नहीं है, मैन का प्लूरल क्या होता है, मैन, इसीलिए यहां पर लिव आ गया। प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब। कार्स प्लूरल है, यहां वर आ गया। बुक सिंगुलर है, यहां पर इज आ गया। अब आते हैं, ये हमारा आज का लास्ट कॉन्सेप्ट है। ये भी बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत ही ईजी है। हेयर और देयर भी ना कभी कभी सब्जेक्ट बनने का काम करते हैं सेंटेंस में, आपने सुना होगा। देयर आर टू मेनी फाइल्स ऑन माई कंप्यूटर डेस्कटॉप। देयर आर, ये सब्जेक्ट बन रहा है, यहाँ भी सब्जेक्ट बन रहा है। तो जब भी हेयर और देयर सब्जेक्ट बनने का काम करें तो ये समझ लेना है कि हेयर और देयर कभी भी रियल सब्जेक्ट नहीं होते हैं। ये इसके बाद कोई ऐसा नाउन आ रहा होता है या प्रोनाउन आ रहा होता है जो रियल सब्जेक्ट बनने का काम करता है। ये डमी सब्जेक्ट होते हैं, डमी मतलब नकली। तो आपको ये देखना, जब ये रियल सब्जेक्ट है ही नहीं तो फिर क्या, कैसे हम पता करें कि सर सब्जेक्ट कौन सा है और फिर किसके अकॉर्डिंग हम वर्ब लगाएंगे। तो आप देखिए, देयर आर टू मेनी फाइल्स, क्या है मेरे कंप्यूटर डेस्कटॉप में, मेरे लैपटॉप में या कंप्यूटर में क्या है, फाइल्स हैं। किसके बारे में बात हो रही है, फाइल्स के बारे में बात हो रही है। तो ये देयर यहां पर डमी सब्जेक्ट है, देयर यहां डमी सब्जेक्ट है, और फाइल्स यहां रियल सब्जेक्ट है। अब बताइए आप, मैं आपसे पूछूं, आप डमी सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब लगाएंगे या रियल सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब लगाएंगे? जाहिर सी बात है, रियल सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब लगाएंगे। तो फाइल्स कैसा है, प्लूरल है, फाइल्स एस लगा हुआ है, फाइल का फाइल्स प्लूरल होता है, तो यहां पर आर हमने लगा दिया, प्लूरल वर्ब लगा दिया। एक सब्जेक्ट यही है लेकिन ये रियल सब्जेक्ट नहीं है, देयर ही सब्जेक्ट है लेकिन रियल सब्जेक्ट नहीं है। रियल सब्जेक्ट यहां पर आ रहा है और इसीलिए हम उसके हिसाब से, रियल सब्जेक्ट के हिसाब से। वैसे ही यहां पर आप सेकंड सेंटेंस में आप देख लीजिए, देयर इज अ क्वाइट लाइब्रेरी लोकेटेड ऑन द टॉप फ्लोर। टॉप फ्लोर पे, इस बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पे एक बहुत शांत लाइब्रेरी है। अब यहाँ पर देयर भी है और लाइब्रेरी भी है। अब बताइए इसमें रियल सब्जेक्ट और डमी सब्जेक्ट कौन है? आपको पहचान चुके होंगे आप। देयर यहाँ डमी सब्जेक्ट है और लाइब्रेरी रियल सब्जेक्ट है। और क्योंकि लाइब्रेरी सिंगुलर है, लाइब्रेरीज नहीं लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं सिंगुलर है, इसीलिए हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे, इज यूज करेंगे। देयर इज अ क्वाइट लाइब्रेरी। वैसे ही देयर वर नो टिकट्स, टिकट्स यहाँ प्लूरल है तो यहाँ वर यूज हो गया। देयर वर नो टिकट्स लेफ्ट व्हेन वी अराइव्ड एट द बॉक्स ऑफिस, टिकट्स नहीं बचे थे। देयर आर सेवरल न्यू स्टूडेंट्स ज्वाइनिंग द क्लास टुडे। बहुत सारे न्यू स्टूडेंट्स हैं जो क्लास को ज्वाइन कर रहे हैं, आज क्लास को ज्वाइन करेंगे। तो यहाँ स्टूडेंट्स प्लूरल है, इसीलिए हमने यहाँ पर आर लगा दिया। जब भी आपको ध्यान रहे, हेयर और देयर जब भी सब्जेक्ट बन के आए तो आप उसके बाद आने वाला नाउन ढूंढेंगे। वो नाउन उसके बाद, कोई ज़रूरी नहीं है कि उसके तुरंत बाद आ रहा हो। आमतौर पे ये स्ट्रक्चर बनता है, हेयर और देयर प्लस एक वर्ब आ रहा होगा और प्लस नाउन आ रहा होगा। और नाउन के पहले हो सकता है कि वहां पर कोई एडजेक्टिव या उस एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने के लिए कुछ एडवर्ब या कोई वर्ड आ रहे होंगे। तो इन वर्ड्स को बीच में माइंड नहीं करना है, ये नाउन को देखना है। यही नाउन हमारा रियल सब्जेक्ट होता है। देयर आ रहा है, वर्ब आ रहा है, उसके बाद नाउन आ रहा है। देयर वर्ब नाउन, देयर वर्ब नाउन, देयर वर्ब और नाउन। तो इस टाइप का स्ट्रक्चर बनता है, आपको याद रखना है। चलिए यहाँ पर हम लेक्चर को ख़त्म करते हैं। अगर आपको कुछ समझ में आया, आपको चीज़ें समझ में आई है, आपको मेरा टीचिंग स्टाइल समझ में आया है, विथ लॉजिक, मैं विथ ट्रिक बता रहा हूँ। जहाँ पे लॉजिक अप्लाई हो रहा है वहाँ लॉजिक बता रहा हूँ, जहाँ पे ट्रिक अप्लाई हो रहा है ट्रिक बता रहा हूँ। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में जिनको भी इसकी ज़रूरत हो वीडियो को, उसको शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने से ही मुझे ये लगेगा कि हाँ, मैं कुछ अच्छा काम कर रहा हूँ, अपने स्टूडेंट्स को मैं कुछ दे पा रहा हूँ, कुछ नॉलेज दे पा रहा हूँ, कुछ इम्पार्ट कर पा रहा हूँ, या फिर मेरा टीचिंग स्टाइल बच्चों को पसंद आ रहा है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।